नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत हमारा सेशन चल रहा था। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके थे लागत पर, अर्थात की कॉस्ट पर, प्रोडक्शन कॉस्ट पर हमने चर्चा की थी लेक्चर नंबर 25 में। आज के सेशन में दोस्तों हम चर्चा करेंगे आगम पर, अर्थात की रेवेन्यू पर। दोस्तों, रेवेन्यू के अंतर्गत आज के सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि रेवेन्यू होता कितने कितने प्रकार का है और बाजार की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में कैसे कैसे कार्य करता है। ये सारी चर्चा दोस्तों हम आज के सेशन में करने वाले हैं। उससे पहले सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले जो नए दोस्त हैं मेरे, जो पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनके लिए दोस्तों, अगर आपको हमारे नोट्स प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रत्येक सेशन के नोट्स जो होते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिए जाते हैं। वहां लिंक डाल दी जाती है, वहां से आप आसानी से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सब्जेक्ट के लेक्चर नहीं मिल पा रहे दोस्तों, तो आप जो नीचे लिखा हुआ है लोधाजी क्लासेस, लोगों के साइट में जो लोधाई क्लासेस लिखा हुआ है दोस्तों, उस पर क्लिक कीजिए, है ना। चैनल पर अंदर प्रवेश कर जाएंगे, चैनल में आप, वहीं पर आपको दोस्तों ऊपर टाइमलाइन के पास में आपको देखने को मिलेगा, वहां प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी प्लेलिस्ट, हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप क्रम अनुसार टॉपिक वाइज आपको उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको फिर भी लिंक नहीं मिल पा रही डिस्क्रिप्शन उसकी, अगर आपको प्लेलिस्ट में आप नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी नहीं मिल पाती है, तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास में है, सभी में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें जो है व्हाट्सएप कीजिए, वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सभी सेशन आपको वहां पर ही प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। और सभी टोटल, अगर आप नोट्स एक ही स्थान पर चाहिए, आपको एक साथ चाहिए, तो उसके लिए भी आपको हमें व्हाट्सएप या फिर आपको टेलीग्राम पर, यहाँ टेलीग्राम पर आपको हमें कांटेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन आज का, है ना। रेवेन्यू वाला सेशन को आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस सेशन को स्टार्ट करेंगे हम एक बहुत ही प्यारे और एक बहुत ही एक अच्छे सुविचार के साथ में, जो कि पंडित जवाहरलाल, माफ कीजिएगा, नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा दिया गया था, है ना। ये आज का सुविचार ये है दोस्तों कि आपको अपना अपमान सहन करने की कला आनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि आपको अपना अपमान सहन करने की कला आनी चाहिए, अर्थात ये कि जिस व्यक्ति को अपने अपमान को सहन करने की, जिस व्यक्ति में क्षमता है, ताकत है, वो इंसान इस दुनिया में कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी भी असफल नहीं हो सकता। दिखने में चंद शब्द जरूर है, लेकिन ये आपके अपने जीवन को बदलने में या अपने जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव का परिणाम बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं। आइए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। एक नजर इस पर डाल लीजिएगा। थर्ड यूनिट का लास्ट सेशन हमारा चल रहा है आज, है ना। लेक्चर नंबर 25 में हम लागत पर डिस्कस कर चुके थे और इस सेशन में हम आगम पर बात करेंगे। आगम अर्थात की रेवेन्यू, मतलब आय वगैरह जो भी, ठीक है ना। आज के टॉपिक संबंधित एक प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों डायरेक्ट। अच्छा, देख लीजिएगा बार क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। सबसे पहले हम आगम के अर्थ जानेंगे, उसके बाद आगम के प्रकार देखेंगे, उसके बाद औसत आय या सीमांत आय वक्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। आय मतलब आगम ही होती है ना, याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आगम के अर्थ की। सबसे पहले आप समझिए इसको, व्यवहारिक अर्थ में अगर हम समझे दोस्तों आगम को, तो यार देखिए, लागत क्या होती थी। जो भी आप किसी वस्तु का आप निर्माण करना चाहते हैं, कोई व्यापार डालना चाहते हैं, तो आपको कुछ पैसा लगाना होता है, तो वो आपकी लागत हो जाती है। लेकिन उस लगाए हुए पैसे का जो रिटर्न मिलता है आपको, वो रिटर्न क्या होता है, वो आपकी आगम हो जाती है। दैट्स ऑल, सिंपल है ना। तो इसी प्रकार से कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, एक मिनट। प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य उत्पादित वस्तु को बेचकर आय या आगम प्राप्त करना होता है। देखिए, अब यहां पर उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, जो भी वस्तु का निर्माण करता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि वस्तु का निर्माण करे और उसको बेचने के बाद उसको उसे जो है एक अच्छी खासी अर्निंग हो, है ना, एक अच्छी खासी आय प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो अतः किसी फर्म या उत्पादक के द्वारा वस्तु की निश्चित मात्रा की बिक्री प्राप्त होने, बिक्री से जो धनराशि प्राप्त होती है, वही धनराशि आगम कहलाती है। एक फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिक करना होता है। लाभ उत्पादन लागत और बिक्री की राशि के अंतर के बराबर होता है। जैसे समझिए, यहां पर जो लाभ होता है एक उत्पादक का, वो क्या होता है दोस्तों, उसकी लागत और बेचे हुए माल में से जो आय प्राप्त हुई है, उन दोनों के बीच में अंतर,
है ना। तो लाभ कब निकलेगा? लाभ तब निकलेगा जो वस्तु आपने निर्माण किया था, उस वस्तु की से जो आय प्राप्त हुई है, उस आय में से आप अपनी लागत को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जो लाभ होता है वो उत्पादन की लागत और बिक्री की राशि, उस निर्मित वस्तु को जब आपने बेच दिया तो बेचने से जो राशि प्राप्त हुई है उन दोनों के अंतर से आपको लाभ प्राप्त होता है। इसलिए फर्म अपनी, ये फर्म लिखा हो इसको ठीक कर लीजिएगा, फर्म अपनी उत्पादन लागत को कम और बिक्री की राशि को अधिक करने का प्रयास करती है। सिंपल है। लागत दी होने पर लाभ की मात्रा किस पर? आगम पर निर्भर करती है। इसलिए अगर आपकी आगम अगर अधिक होगी तो आपका लाभ भी अधिक होगा, आगम कम होगी तो लाभ भी कम होगा। सिंपल सा अर्थ है, इसमें कुछ डिफिकल्टी सही नहीं। चलिए प्रकार को जरा देखने का प्रयास करते हैं। प्रकार का अर्थ क्या हुआ? आगम के प्रकार कितने हो सकते हैं दोस्तों? तो यहां पर आगम के 3 प्रकार होते हैं जो मूल्य का निर्धारण करते हैं, है ना। मूल्य का निर्धारण करने वाले से 3 प्रकार होते हैं आगम के। एक होता है कुल आगम, एक होता है औसत आगम और एक तीसरा होता है सीमांत आगम। कुल आगम, औसत और सीमांत, इन तीनों पर ही आज की पूरी कहानी टिकी हुई है। अगर इन तीनों को आपने आज समझ लिया दोस्तों तो समझ जाइएगा कि आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ आ गई है। चलिए कुल आगम की दोस्तों जब बात करते हैं, कुल आगम की बात करते हैं, सबसे पहले समझते क्या होता है। ये देखिए, उत्पादक बस कुछ भी नहीं है। मैंने जैसा बताया ना कि बहुत इजी टॉपिक है आज का, बहुत इजी है, बस इन शब्दों को नहीं छोड़ना है। एक एक शब्द का अर्थ समझते चलिए, एकदम इजी हो जाएगा। सेशन भी ज्यादा लेंदी नहीं होगा कल की तरह। कल बहुत ज्यादा लंबा हो चुका था, लेकिन आज इतना लंबा नहीं होने वाला है। देखिए, उत्पादक द्वारा उत्पादित समस्त इकाइयों, है ना, समस्त वस्तुओं को बेचने से उसे जो प्रतिफल प्राप्त होता है, जो राशि प्राप्त होती है, समझिए इसको। एक उत्पादक ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया और उन सभी वस्तुओं को बाजार में बेच दिया, और बाजार में बेचने से उसको जो आय प्राप्त होगी, ये प्रतिफल क्या है? प्रतिफल अर्थात कि ये आय, है ना, बेचने से जो आय प्राप्त हुई वही आय यहां पर कुल आगम कहलाती है। कुल आगम कहलाती है, ठीक है ना, उसे कुल आगम कहते हैं। कुल आगम को कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? तो देखिए, कुल आगम के लिए बेची गई इकाइयां, कितनी इकाइयां बेची? मान लेते हैं आपने 1000 वस्तुएं बनाई, 1000 वस्तुएं बनाई, कितने में बेची? आपको कुल आय कैसे पता चलेगी? आपने 1000 वस्तुएं बेची है तो कैसे पता चलेगा कितने में बिकी है वो? मान लेते हैं कि एक इकाई की कीमत थी 10 रुपए, एक इकाई को, एक वस्तु को आपने 10 रुपए में बेची। तो अब जाकर के देखिए, 100 वस्तुएं बेची, 10 रुपए प्रति इकाई के अनुसार, तो कितनी हो गई आपकी टोटल? कितने की अर्निंग हो गई? 1000 की हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कुल आय को ज्ञात कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला है, देखिए, कुल आगम इज इक्वल टू बेची गई इकाइयां इनटू मूल्य, दैट्स ऑल, ठीक ना। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस। क्लियर है ना। तो ये कुल आगम हो जाता है। अब औसत आगम की बात करते हैं तो यार देखिए, ऐसे अंदाजा लगाइए ना, औसत आगम मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं कि हमको पता चला कि हमने 1000 यूनिट्स बेची है, 1000 इकाइयां बेची है, 1000 इकाइयां बेची है। तो अब हमें पता ये करना है कि प्रति इकाई कितने रुपए की बिकी है, एक इकाई अर्थात कि एक वस्तु कितने रुपए की बिकी है। तो जब हमें यह पता चल जाएगा कि एक वस्तु कितने की बिकी है, तो उससे देखिए आप जैसे निकाल के देख लेते हैं, जैसे ब्लैक डिस्प्ले लेते हैं। मान लेते हैं कि टोटल हमने जो टोटल वस्तुएं कितनी बेची दोस्तों? हमने टोटल यूनिट कितनी बेची है? टोटल यूनिट कितनी बेची हमने? 1000, माफ कीजिएगा, टोटल यूनिट हमने 100 बेची है, ठीक है ना। और अर्निंग कितनी हुई टोटल पर अर्निंग कितनी हुई है? तो ये हो जाती है रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जो है हमारा, टोटल रेवेन्यू कितना आया दोस्तों? 1000 रुपए आया, ठीक है। तो अब हमें एवरेज निकालना है। तो जो टोटल रेवेन्यू है, इस टोटल रेवेन्यू को, जो हमें वस्तु बेचने से जो आय प्राप्त हुई है, उस आय को आप यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। कितनी यूनिट थी टोटल? 100 यूनिट थी। इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? क्या आ जाएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज, मतलब कि अनुपात आ जाएगा, उसका रेशियो आ जाएगा, है ना, औसत आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 गया, 10 बचे, 10 रेवेन्यू आ गया हमारा, 10 औसत आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमें इसका औसत ज्ञात करना होता है, औसत आगम ज्ञात करनी होती है। देखिए, उत्पादक को एक इकाई बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे औसत आगम कहते हैं। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। औसत आगम को प्रति इकाई आय भी कहा जाता है। प्रति इकाई की, एक वस्तु की आय कितनी है ना, एक वस्तु की कीमत कितनी है। तो कुल आगम में बेची गई इकाइयों से भाग दे देंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? ये देखिए फॉर्मूला है, औसत आगम इज इक्वल टू कुल आगम डिवाइड बाय बेची गई इकाइयां। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम जो है सीमांत आगम की तीसरा जो फॉर्मेट होता है, इसका आगम का तीसरा फॉर्मेट
ओ हो, एक सेकंड मेरे दोस्तों, एक सेकंड। थोड़ा सिस्टम ने परेशान किया है दोस्तों, बीच में और हो सकता है कि एक दो बार और डिस्टरबेंस हो जाए सिस्टम में, है ना। अब यार टेक्निकली प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलिए, सीमांत आगम का मतलब क्या हो दोस्तों? सीमांत आगम का मतलब होता है यार, देखिए कि अगर आप कंटिन्यूअसली निरंतर रूप से 10 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं, ये जैसे अभी आपने 100 इकाइयां बनाई थी, 100 वस्तुओं का निर्माण किया था, लेकिन अगर आपने 100 की जगह 200 100 की जगह माफ करना 110 वस्तुएं बना ली, 110 वस्तुएं बना ली, तो जो ऊपर आपने 10 वस्तुएं बनाई हैं, है ना, 10 वस्तुएं बनाई हैं, तो उन 10 वस्तुओं से आपको कितनी आय प्राप्त हुई है, वो आपकी सीमांत। सीमांत का मतलब कि लास्ट वाली इकाई जो निरंतर के अलावा चल रहा हो, निरंतर के अलावा काम किया हो। जैसे इसको पढ़ेंगे, देखिए क्लियर समझ आ जाएगा। बेची गई इकाइयों की सबसे अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं। जो इकाइयां बेची गई उसकी अंतिम इकाइयां कौन सी, जो अंतिम इकाइयां होंगी उसको सीमांत इकाइयां कहेंगे। जैसे सीमांत इकाई से प्राप्त होने वाली जो आय होती है उसको हम सीमांत आय या सीमांत आगम कहते हैं। क्लियर है? इसे दूसरे प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए, एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है, निरंतर रूप से पहले हम 100 वस्तुएं बना रहे थे और 1000 में बेच रहे थे 100 वस्तुओं को, ठीक है ना। लेकिन इस बार हमने 110 वस्तुएं बना दी। अब चूंकि 10 वस्तु और बढ़ा दी, इस कारण से अब आय जो हमारी होगी वो 1000 से कुछ ज्यादा होगी, और वो जो ज्यादा होगी ना वही हमारी सीमांत आय कहलाएगी, ठीक है ना। तो उस वृद्धि को सीमांत आगम कहेंगे। तो उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया गया, देखिए यदि मान लीजिए यदि 10 इकाइयों को बेचने से उत्पादक को 50 रुपए मिल रहे थे, लेकिन यदि वह एक इकाई और बढ़ा देता है, एक इकाई और बढ़ा देता है, मतलब 11 इकाई कर लेता है, तो 11वीं इकाई के बेचने से उसको कुल जो आय होती है वो 54 रुपए होती है ना। तो पहले 2 इकाई बेच रहा था तो 50 रुपए, तीसरी इकाई और जोड़ दी उसने तो 54 रुपए हो रहे हैं। तो इस प्रकार एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर उत्पादक का जो कुल आगम हो जाएगा वो 54 माइनस 50 करेंगे तो चौथी इकाई जो निकल रही है ये हमारी सीमांत आगम कहलाएगी। क्या समझ आया? स्पष्ट है ना दोस्तों? क्लियर हुआ? सिंपल से कंसेप्ट है यार, ज्यादा एकदम डिफिकल्ट कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो समझ ना आए, एकदम सिंपल है। अब जो आपका मेन पार्ट आया ना, वो मेन पार्ट आपको दोस्तों आपका ये है। देखिए, अब हमें औसत आय और सीमांत आय को समझना है बेहतर तरीके से और बाजार की विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से। विभिन्न परिस्थिति कौन सी यार? बाजार में 2 ही परिस्थितियां हो सकती है। एक तो हो सकती है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार और दूसरा हो सकता है अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार क्या होता है? जिसमें विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटर मौजूद होते हैं, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे कॉम्पिटिटर, मतलब एक ही वस्तु के विक्रेता बहुत सारे होते हैं, है ना, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में। और अपूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में क्या होता है दोस्तों? वहां पर वस्तुओं पर एकाधिकार होता है, मतलब वहां पर कॉम्पिटिटर नहीं पाए जाते, मतलब एक वस्तु का निर्माता एक ही हो सकता है, इसलिए वो अपने मनमाने रेट पर भी उसको बेच सकता है। बस इतना सामान्य धारणा समझ लीजिए इसकी, है ना। अब आइए अब बात करते हैं जो औसत आय और सीमांत आय के वक्र पर हम चर्चा करेंगे या उसके कर्व कर। तो औसत आय जो हम समझ चुके, औसत आय क्या होती है? प्रति इकाई है ना, प्रति इकाई की जो आय होती है वो उसको हम औसत आय बोलते हैं। और सीमांत आय किसको बोलते हैं दोस्तों? जो यूनिट हमारी बेची गई है उसकी अंतिम जो यूनिट होती है या अतिरिक्त यूनिट से जो प्राप्त होती है हमको आय, है ना, उसको हम सीमांत आय कहते हैं। अब आइए देखिए, बाजार की विभिन्न परिस्थितियों में सीमांत आय एवं औसत आय वक्र भी अलग प्रकार के होते हैं। सारी समस्या एक साथ आज ही आ रही है दोस्तों। अभी से भी पहले ना ये 15 मिनट ये क्लासेस पहले चल चुकी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास को फिर से बीच में रोकने के बाद फिर से स्टार्ट करना पड़ा है। मतलब समझिए कि 15 मिनट पहले मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, है ना। उस पार्ट को काटना पड़ा, हटाना पड़ा, उसको फिर से नए सिरे से वापस पढ़ाना पड़ रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। लेकिन आज तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, लग रहा है शायद कि आज क्लास भी अपने मूड में नहीं है चलने के, है ना। चलिए, तो बाजार की विभिन्न ध्यान दीजिए दोस्तों, बाजार की विभिन्न परिस्थितियों में सीमांत आय और औसत आय वक्र जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। जब बाजार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है
तो ये सीमांत आय और औसत आय अलग अलग काम करते हैं। इनका जो कर्व होता है, वक्र होता है, वो अलग अलग होता है। और जब पूर्ण अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है तब अलग होते हैं। जैसे देखिए कि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में इनके दोनों जो कर्व होते हैं अथवा वक्र होते हैं वो उनका आकार एक जैसा होता है, अर्थात कि ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। किस प्रकार से? ये इस प्रकार का होगा, इनका आकार ये एक दूसरे के पैरेलल समानांतर होंगी, ठीक है ना। इस प्रकार का आकार होगा, दोनों एक जैसी नीचे गिरती हुई, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर। और पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के अंतर्गत दोनों वक्र एक एक्स जो अक्षांश होता है, ये वाला जो एक्स अक्षांश है, ये वाला एक्स बिंदु है, ये एक्स अक्षांश से इसके समानांतर चलेगी, मतलब कुछ इस प्रकार की चलेगी। इसको समझ लीजिए, यहीं पर ये एक्स लाइन है ना, ओ एक्स है, तो ये कुछ इस प्रकार की चलेगी, ये इस प्रकार की लाइन चलेगी समानांतर, दोनों ही एक साथ चलेगी, है ना। कैसे चलेगी आगे हम समझने वाले हैं, डोंट वरी, पूरा अच्छे से विस्तार से और पूरे अच्छे से समझने का प्रयास हम इसको करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ये किस प्रकार का कार्य करती है, औसत आय और सीमांत आय, है ना, दोनों का वक्र किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसको, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट चलिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और सेशन समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। समझिए यहां पर पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार को समझिए। जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है उसमें फर्म जो होती है उन फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण से कोई भी फर्म मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती। अर्थात ये कि पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार के अंतर्गत अगर कोई उत्पादक या कोई फर्म ये चाहे कि वो अपनी वस्तु को अपने मनमानी कीमत पर बेच पाए तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक वस्तु के विक्रेता वहां बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे उत्पादक होते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार कर लेती है, ठीक है, जो सामान्य रूप से जो कीमत हो जाती है उस कीमत को स्वीकार कर लेते हैं। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म वस्तु की चाहे अधिक इकाइयां बेचे या कम इकाइयां बेचे, लेकिन मूल्य हमेशा एक समान ही रहता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में उत्पादक चाहे कितनी भी इकाइयां बेचे, अधिक बेचे या कम बेचे, मूल्य उसका एक जैसा ही रहने वाला है ना। इसको एक तालिका के माध्यम से थोड़ा आसानी से और समझा जा सकता है। देखिए तालिका को समझिए दोस्तों, तालिका अगर आपको समझ आ गई तो एक आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। देखिए पेन का कलर लेते हैं, एक बार चेंज करते हैं। ओके, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, फर्स्ट कॉलम में हमने इकाइयां ली है, दूसरे कॉलम में मूल्य है, उस इकाई का वस्तु का की कीमत है, तीसरे कॉलम में है यहां पर दोस्तों कुल आगम है ना, वो तीसरे में, चौथे कॉलम में है औसत आगम और तीसरे में है माफ कीजिए लास्ट वाले में है सीमांत आगम। पांचों कॉलम है, पांचों में दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट कॉलम में मान लेते हैं कि एक इकाई है और उसका मूल्य 2 रुपए है। तो इस परिस्थिति में हम कुल आगम कैसे निकाल रहे थे, पता है ना आपको। कुल आगम निकालने के लिए क्या करते हैं कि कितनी वस्तुएं बेची हमने, कि 2 वस्तुएं बेची, ठीक है, कितने मूल्य पर बेची, 1 रुपए में बेची। तो इससे दोस्तों क्या निकल आएगा, हमारा कुल आगम निकल जाएगी, है ना, ये फॉर्मूला है इसका। औसत आगम निकालना है तो क्या करना पड़ता है हमें, औसत आगम निकालना है तो कुल जो आगम है, जैसे मान लेते कुल आगम हमारी 3 रुपए, 3 रुपए हमने कमाए हैं, है ना, उसको डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, इकाइयों से। कितनी इकाई बेचने पर 3 रुपए आपने कमाए हैं, ठीक है ना। वो सीमांत आगम तो आपको पता ही है कि जो अतिरिक्त इकाई होती है, अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो आय हमें प्राप्त होती है वो सीमांत आगम कहलाती है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, हमने पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार को हम फॉलो कर रहे हैं इसमें। तो देखिए विभिन्न प्रकार से, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर 5 इकाइयों तक हमने यहां पर बेची है। देखिए जब हम पहली इकाई को बेचते हैं जिसका मूल्य 5 रुपए है, तो हमारी कुल आगम कितनी हो जाती है, 5 रुपए हो जाती है। अब चूंकि कुल आगम हमारी 5 रुपए है तो औसत आगम कितनी होगी, अब चूंकि 1 यूनिट बेची है ना, तो कुल आगम डिवाइड बाय क्या होगा दोस्तों, यूनिट होगी। तो 5 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 5 ही आने वाला है। तो औसत आगम कितनी हो जाएगी, 5 होने वाली है। सीमांत आगम लास्ट वाली इकाई के बेचने से कितनी आई हुई है, तो आखिरी इकाई क्या थी, 1 ही थी, तो इसलिए 5 रुपए ही, या जो भी जिसमें भी हम मान रहे हैं 5 रुपए या 5 करोड़ या 5 लाख जो भी मानना है ना, तो ये 5 ही इसकी जो है सीमांत आगम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मान लेते हमने तीसरी यूनिट बेची है, 3 वस्तुएं हम बेचते हैं जिसकी कीमत क्या है, 5 रुपए। अब चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार है इसलिए मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा, मूल्य एक जैसा ही चलेगा, है ना। अब हमने 3 वस्तुएं बेच रहे हैं एक साथ में, 3 वस्तुएं बेची 5 रुपए कीमत पर, तो हमारी कुल आगम तो 15 रुपए हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर औसत आगम कितनी होगी दोस्तों, तो हम औसत आगम का फॉर्मूला क्या है, कुल आगम मतलब 15 डिवाइड बाय क्या कर किससे करेंगे,
कितनी इकाई आपने बेची है, तो 3 इकाइयां बेची है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 5 को करेंगे, कितना जाएगा दोस्तों, 15 करेंगे 5 जाएगा, इसलिए 5 औसत आगम निकल गई आपकी, ठीक है ना। और सीमांत आगम आपकी 5 रुपए ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अंतिम इकाई कौन सी थी, अंतिम इकाई इसकी तीसरी इकाई थी, अंतिम इकाई तीसरी इकाई होगी ना, 2 वस्तु के अलावा तीसरी इकाई जो होगी वो हमारी अंतिम इकाई होगी, ठीक है ना। तो अंतिम इकाई की कीमत भी 5 रुपए। क्लियर है। मैं पहले ही आपको आगाह कर चुका था, बोल चुका था दोस्तों, बीच बीच में क्लास डिस्टर्ब हमको कर सकती है, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा इसको साथ लेकर चलना पड़ेगा हमें आज भी। अभी कुछ दिनों से सिस्टम थोड़ा परेशान कर ही रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये कॉलम आपको, टेबल आपको समझ आ चुकी है। देखिए इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेशन करेंगे और साथ में जब ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ये पूरा कंप्लीट क्लियर आपको समझ आ जाएगा, है ना। ये आप लोगों के लिए ही लिखा हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन से नोट्स जो है डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा, तो ये पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके दूसरे पक्ष पर बात करें कि ये तो हमने देख लिया कि बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिति होती है आगम की, है ना, दोनों तीनों आगम की, कुल आगम, सीमांत और औसत आगम की। तो अब हम बात करें अपूर्ण प्रतियोगिता। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति कौन सी होती है दोस्तों, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि इसमें जो है इसमें एक वस्तु के जो निर्माता होते हैं ना वो बहुत सारे नहीं होते, बल्कि एक ही निर्माता होता है, तो यहां पर उस वस्तु पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। तो ये पूर्ण अधिकार होने के कारण ये अपने मनमानी कीमत पर बेचेगा वस्तु को, यहाँ पर मनमानी कीमत पर बेचेगा। अब मनमानी कीमत पर बेचने के समय देखिए क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु सामान्य रूप से 5 रुपए की कीमत पर बेच रहा था, है ना, लेकिन एक वस्तु 5 रुपए बिक रही थी, लेकिन अब चूंकि वो चाहता है कि यार मुझे एक वस्तु नहीं बल्कि 50 वस्तुएं बेचनी है, 50 वस्तुएं बेचनी है, तो ये बताइए खरीदार उससे जो है उससे आकर्षित क्यों होंगे। खरीदारों को अगर आकर्षित करना है तो उसके लिए उसे कीमत गिरानी होगी, जब कीमत को गिराएगा तो जो खरीदार है वो और ज्यादा आएंगे, ज्यादा वस्तुएं बिकना प्रारंभ हो जाएगी। तो यही फॉर्मूला वो यहां पर अपनाएगा। देखिए कि इकाइयां सेम है जो हमने वहां पर ली थी, है ना, मूल्य हमने प्रारंभ में 5 रुपए ही रखा, 1 यूनिट बेचता है तो 5 रुपए में बिक रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समानांतर रूप से चल रहा था। लेकिन उसको चूंकि ज्यादा बेचना, 2 यूनिट बेचनी है तो उसको कीमत थोड़ी कम करनी होगी, मतलब 4.5 रुपए करना होगा। 4.5 रुपए करेगा तो अब उसकी कुल आगम कितनी हो जाएगी, पहले से जो कुल आगम थी वो गिर जाएगी, है ना, तो 9 हो जाएगी। उसी प्रकार से औसत भी गिरेगी ना, औसत भी गिरेगी, क्योंकि पहले औसत 5 थी, अब 4.5 हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, ठीक है ना। और यहां पर सीमांत आगम भी 4 हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, स्पष्ट समझ आने वाला दोस्तों, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए 34 इकाई बेचना है, 4 इकाई एक साथ बेचना है तो उसको 3.5 रुपए करना होगा। निरंतर रूप से उसको पैसे, जो कीमत है वस्तु की वो गिराते जाएगा, तो कीमत गिराने से उसकी कुल आगम भी गिर जाएगी, औसत आगम भी गिर जाएगी और सीमांत आगम बहुत स्पीड से गिरेगी, बहुत स्पीड से गिरेगी, है ना, ठीक है ना। उसके लिए भी दोस्तों ये देखिए पूरा लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, पूरा एक्सप्लेन। देखिए मैं हटता हूं 2 मिनट के लिए, ये देखिए पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैं एक बार इसको पढ़ के भी सुना देता हूं जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ से ही। देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता एक एकाधिकार की स्थिति होती है ना, और इसके अंतर्गत यदि उत्पादक वस्तु की अधिक इकाइयां बेचना चाहता है तो उसे वस्तु का मूल्य थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में न केवल अंतिम इकाई का मूल्य कम होगा बल्कि समस्त इकाइयों को जो है एक घटते हुए मूल्य पर बेचना पड़ेगा, है ना। यहां तक क्लियर है। चलिए इसको देखिए, थोड़ा मेरे पीछे आएगा डेटा, लेकिन एक बार पढ़ के सुना देता हूं। तालिका से स्पष्ट है कि उत्पादक यदि वस्तु की 1 इकाई बेचना चाहता है तो वह उसे 5 रुपए के मूल्य पर बेच सकता है, लेकिन अगर वो ज्यादा इकाइयां बेचना चाहता है तो उसे मूल्य को घटाना होगा, कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस दी हुई तालिका से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य एवं औसत आय के आंकड़े बिल्कुल एक समान है। किस किस के, मूल्य के और औसत आय के आंकड़े एक समान है, मूल्य के और औसत आय के, है ना, एक समान है। अतः औसत आगम को मूल्य भी कहा जा सकता है। क्लियर है। तो औसत आय एवं सीमांत आय के आंकड़े क्रमशः घटते हुए हैं, लेकिन फिर भी सीमांत आय के जो आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूं कि टॉपिक कंप्लीटली आपको समझ आया होगा, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं बची होगी। कोई कंफ्यूजन बची हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई अलग से कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या कुछ अन्य सब्जेक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, या कोई अन्य ऐसा सब्जेक्ट जो हम नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको पढ़ना है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही खुला हुआ है, ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं।
लाइव कमेंट भी कर सकते हैं और बाद में रिकॉर्डेड के वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम सभी कमेंट को पढ़ते हैं, याद रखिएगा सभी कमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो सेशन होगा हमारा वो होगा दोस्तों, इसकी 4th यूनिट अभी स्टार्ट हो जाएगी, 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 4th यूनिट में हम पहला सेशन लेके आएंगे बाजार का अर्थ एवं प्रकार, है ना। विभिन्न प्रकारों को हम यहाँ पर देखेंगे, बाजारों के जितने भी प्रकार हो सकते हैं सबको पूरे व्यवहारिक रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये फर्स्ट वाला पेज बहुत देर से तड़प रहा था आने के लिए, चूंकि बार बार आ रहा था बीच बीच में, है ना। अब अंतिम रूप से फिर से आ ही चुका है दोस्तों। इसी के साथ हमारा सेशन आज अब होता है कंप्लीट। मैं फिर से जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने शुरू से लेकर अगर एंड तक मुझे फॉलो किया है, तो इसका मतलब ये बनता है, जितने भी दोस्तों ने मुझे अभी तक देख रहे हैं इस सेशन में, इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वाकई में सीरियस हैं स्टडी को लेकर के, तो इसके नोट्स जो मैं बताता हूं ना, जो नोट्स मैं आपको क्लास नोट्स देता हूं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड उसको कर ले, है ना। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए ना, तो आप मुझे संपर्क कीजिए, यूट्यूब नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा लोधाजी क्लासेस, इसी पर जाकर के इस पर ही हमें मैसेज कर देंगे, तो यहाँ पर भी हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। सभी नोट्स एक जगह प्राप्त करने की लिंक मैं आपको प्रोवाइड वहां पर करवा दूंगा, ठीक है ना। और सभी जितने भी सेशन होते हैं हमारे, सभी क्रम अनुसार होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हो। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो निश्चिंत रहिए, थर्ड ईयर तक हम आपको आपके सभी सब्जेक्ट निरंतर रूप से इसी प्रकार से पढ़ाने वाले हैं, विद नोट्स पढ़ाने वाले हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। वो सभी जितने भी सब्जेक्ट है सभी को क्रम अनुसार देखना है दोस्तों, तो आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहिए। प्लेलिस्ट बेसिकली आप चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट वहां से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, सभी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, सभी सेशन आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आप नए हैं, यूट्यूब को ठीक से नहीं चला पाते, आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं दोस्तों, तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कीजिए। टेलीग्राम ये ग्रुप है, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस डायरेक्ट डालेंगे तो पब्लिक ग्रुप है दोस्तों, आसानी से सर्च हो जाएगा। लोधाजी क्लासेस जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम पर भी ग्रुप है। तो टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस डालिए, वहां हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप मुझे मैसेज डालेंगे, तो वहां पर आपको सभी जितने भी सेशन है उन सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।